नदियाँ भारत में ये सिर्फ पानी के बहते हुए स्रोत नहीं हैं, सच कहूँ तो ये जीवन का आधार हैं। और जब भी हम नदियों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, माँ गंगा। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम सिर्फ एक नदी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करेंगे भारत की जीवन रेखा, हमारी संस्कृति और हमारी आस्था के सबसे बड़े प्रतीक की पूरी यात्रा के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम इस महान नदी को 5 अलग-अलग नजरियों से समझेंगे। पहला, इसकी आध्यात्मिक आत्मा। दूसरा, इसकी भौगोलिक संरचना। तीसरा, इसका आर्थिक महत्व। चौथा, इसका अनूठा इकोसिस्टम। और पांचवा, मां गंगा का भविष्य। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, आध्यात्मिक आत्मा यानी आस्था और पौराणिक कथाएं। भारत की संस्कृति को गंगा के बिना समझना लगभग नामुमकिन है। शिव पुराण और भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि ये वो नदी है जो पापों को धो देती है और मोक्ष के द्वार खोलती है। यही कारण है कि सदियों से लाखों लोग सिर्फ एक पवित्र डुबकी लगाने यहां आते हैं। और तो और बहुत से लोगों की ये अंतिम इच्छा होती है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए उनका अंतिम संस्कार गंगा के तट पर ही हो। अब जरा इसकी पौराणिक शुरुआत पर गौर करते हैं। कहानी कुछ यूं है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए घोर तपस्या की। उनके इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर जाने का आदेश दिया। लेकिन एक समस्या थी, गंगा का बहाव इतना प्रचंड था कि अगर वो सीधे धरती पर गिरती तो प्रलय आ जाता। इसीलिए भगवान शिव ने उस प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में रोक लिया और फिर धीरे से एक धारा को बहने दिया। वह धारा भगीरथ के पीछे पीछे चलकर धरती पर आई और अंततः उनके पूर्वजों को मुक्ति मिली। सच में कितनी अद्भुत कहानी है। और इसी गहरी आस्था का सीधा नतीजा है दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक जमावड़े। कुंभ मेले का ही उदाहरण ले लीजिए। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत की कुछ बूंदें प्रयाग और हरिद्वार जैसी जगहों पर गिरी थीं। यही वजह है कि यहाँ कुंभ लगता है। इसके अलावा गंगा के धरती पर आने की खुशी में पूरे 10 दिनों तक गंगा दशहरा मनाया जाता है। और जनवरी में मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में जो लाखों भक्तों का हुजूम उमड़ता है, वो तो देखते ही बनता है। आस्था के इस सफर के बाद अब बात करते हैं हमारे दूसरे हिस्से की, भौगोलिक संरचना यानी गंगा का उद्गम और उसका पूरा रास्ता। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है, 2525। जी हां, 2525 किलोमीटर। ये गंगा नदी की कुल लंबाई है और यही विशाल दूरी इसे भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी का ताज पहनाती है। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि गंगा अपनी शुरुआत से ही गंगा नहीं होती। ये बिल्कुल एक विशाल पजल के टुकड़ों के एक साथ जुड़ने जैसा है। उत्तराखंड में इसे पंचप्रयाग का सफर कहा जाता है। सबसे पहले विष्णुप्रयाग में विष्णुगंगा और धौली गंगा मिलती हैं, फिर नंदप्रयाग में नंदाकिनी जुड़ती है, कर्णप्रयाग में कर्णगंगा, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और सबसे अंत में देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का भव्य संगम होता है। बस इसी संगम के बाद आधिकारिक तौर पर यह धारा गंगा कहलाती है। पहाड़ों से नीचे उतरकर यमुना जैसी बड़ी सहायक नदियों को खुद में समेटते हुए ये नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का तक पहुंचती है। यहां आकर इसका रास्ता 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक धारा, जिसे हम हुगली कहते हैं, वो दक्षिण की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और जो मुख्य धारा है वो पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे तीसरे पहलू का, एक आर्थिक शक्ति के रूप में गंगा का महत्व। यहाँ पर एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में हैरान कर देने वाला है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नदी कितने लोगों का पेट भरती है? ये अकेला गंगा बेसिन भारत की लगभग 43% आबादी का भरण पोषण करता है। जरा सोचिए, देश के लगभग आधे लोगों का जीवन, पीने का पानी, कृषि, रोजगार, सब कुछ इसी बेसिन पर निर्भर है। और बात सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। पिछले 2000 सालों से ये बेसिन अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इस नदी का पानी विशाल बुनियादी ढांचों को भी चला रहा है, जैसे उत्तराखंड का टिहरी बांध, जो 260 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करता है। और पश्चिम बंगाल में 2240 मीटर लंबा फरक्का बैराज एक थर्मल पावर स्टेशन को पानी सप्लाई करता है। अब आते हैं हमारे चौथे खंड पर, एक बहुत ही दुर्लभ और नाजुक इकोसिस्टम,
अक्सर ये सवाल उठता है कि गंगा का पानी इतना शुद्ध क्यों माना जाता है। इसके पीछे एक कमाल का वैज्ञानिक कारण है। इसके पानी में प्राकृतिक रूप से बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। ये असल में ऐसे वायरस हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को सिर्फ 3 घंटे के अंदर नष्ट कर देते हैं। यही वजह है कि गंगा में मच्छर पैदा नहीं हो पाते और इसमें दुनिया की बाकी नदियों के मुकाबले 25 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद होती है। ये नदी अपने आप को खुद साफ करने की गजब की ताकत रखती है। और जब ये नदी समंदर से मिलने वाली होती है तो ये सुंदर वन का निर्माण करती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जो 10,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल इलाके में फैला है। ये जगह अपने घने मैंग्रोव जंगलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जो खारे पानी में भी आसानी से पनपते हैं। ये इकोसिस्टम कई अद्भुत और लुप्तप्राय जीवों का घर है। गंगा रिवर डॉल्फिन को ही देख लीजिए, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये असल में अंधी होती हैं और अल्ट्रासोनिक साउंड के जरिए अपना रास्ता तलाशती हैं। इसके अलावा यहाँ दुर्लभ गंगा शार्क, सुंदरवन के मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। हालांकि इन डॉल्फिन्स की लगातार कम होती संख्या इस बात का साफ संकेत है कि नदी की सेहत खतरे में है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, मां गंगा का भविष्य, खतरे और उसका संरक्षण। आज हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ वो प्राचीन पवित्रता है जहां नदी का निर्मल जल स्वयं को शुद्ध कर लेता था, और दूसरी तरफ है हमारी आज की कड़वी सच्चाई। औद्योगिक कचरे, शहरों के सीवेज और बेतहाशा बनते बांधों ने इस नदी को इतना दूषित कर दिया है कि इसका पूरा इकोसिस्टम खतरे में पड़ गया है। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हालात सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। फिर नमामि गंगे और गंगा एक्शन प्लान जैसे बड़े सरकारी अभियान शुरू हुए। यहां तक कि अब भुवन गंगा वेब ऐप के जरिए आम लोग भी प्रदूषण की निगरानी कर सकते हैं। कोशिशें लगातार जारी हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने है। आने वाली पीढ़ियों के लिए मां गंगा को उसकी उसी पुरानी, प्राचीन और निर्मल अवस्था में वापस लाने के लिए हम सब क्या योगदान दे सकते हैं? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, हमारी पहचान है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।